इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है इकोसिस्टम पार्ट 4 एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के 2 लॉज जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़े और इस कॉन्सेप्ट को हम आसानी से सीख सकें। तो जो पहला लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वो ये कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। जब हम फिजिक्स में ये बात पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से जब हम पंखा चलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है मैकेनिकल एनर्जी में, और उस मैकेनिकल एनर्जी से पंखा चल रहा होता है। बायोलॉजी में भी इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जब एनर्जी का हो रहा होता है तो उसमें कोई ना कोई एक एनर्जी का डिसिपेशन जरूर होता है, कुछ ना कुछ लॉस जरूर होता है। लेकिन यहाँ पे लॉस का मतलब ये नहीं है कि वो एनर्जी कम हो गई। तो जिस भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है तो पूरी की पूरी एनर्जी उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होगी। और अगर हम बायोलॉजिकल वर्ल्ड की बात करें तो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारी एनर्जी का लॉस होता है। और इसी वजह से किसी एक इंडिविजुअल में वो जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करता है उसका बहुत थोड़ा पोर्शन ही उसकी बॉडी में एज अ बायोमास स्टोर हो पाता है। यानी कि जो बॉडी का मैटर बनता है वह बहुत ही कम बनता है इन कंपैरिजन टू जितने उस ऑर्गेनिज्म ने एनर्जी कंज्यूम करी है। तो ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई हो रहा होता है। आगे जब हम 10% लॉ पढ़ेंगे तो इस बात को वहाँ पे हम फिर से डिस्कस करेंगे। इस फ्लो चार्ट की हेल्प से पहले हम बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि किसी भी इकोसिस्टम में किस तरह से एनर्जी फ्लो होती है। तो हम जानते हैं कि अर्थ पर जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वह सन है, और सन से जितने भी रेडिएशन आते हैं वह सारे रेडिएशन फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़फुल नहीं है। उन सभी रेडिएशन में से केवल 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होते हैं। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का मतलब है जिन रेडिएशन से फोटोसिंथेसिस हो सकती है, जिन रेडिएशंस को प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के रेडिएशन को हम पार कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, जो कि केवल 50% होते हैं। जो भी सोलर सन से जितने भी रेडिएशन आ रहे हैं उनमें से आधे ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होते हैं, और इनमें से भी केवल 2% ही प्लांट्स कैप्चर कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये और जितनी भी फोटोसिंथेसिस होगी, अब इस फोटोसिंथेसिस से जो भी बायोमास बनेगा उसे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये टर्म्स हमने पार्ट 2 में, इकोसिस्टम पार्ट 2 में हमने बताए हुए हैं। एक प्रेजेंटेशन प्रोडक्टिविटी के नाम से हमने बनाया हुआ है, तो वहाँ पर हमने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये सब बातें हमने समझाई हुई हैं। तो अब ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये किसकी है? ये प्लांट्स की है, जिन्होंने अभी अभी फोटोसिंथेसिस करके अपना बायोमास बनाया है। लेकिन जितनी भी एनर्जी कैप्चर करी है प्लांट ने, वह उस एनर्जी का एक पोर्शन अपने लिए भी इस्तेमाल करेगा, उससे रेस्पिरेशन भी करेगा, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी होंगी प्लांट की बॉडी में, और वह सभी लॉसेस के बाद अब जो प्लांट की बॉडी में बायोमास अवेलेबल होगा दूसरे लेवल्स के लिए, दूसरे हिट्रोट्रॉफ्स के लिए, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, वह होगा, उसे हम कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये हमने ब्रीफ में इस फ्लो चार्ट की हेल्प से डिस्कस किया है कि इकोसिस्टम में एनर्जी किस तरह से फ्लो करती है।
इस डायग्राम की हेल्प से हम ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। तो जब भी हम एनर्जी फ्लो स्टडी करते हैं किसी इकोसिस्टम में, तो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम ट्रॉफिक लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो पहला ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें हम सभी प्रोड्यूसर्स को रखते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उन सभी प्रोड्यूसर्स को हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे रखते हैं। और जो अब बाकी के ऊपर के जो लेवल्स होंगे उनमें हम हेटेरोट्रॉफ्स को रखेंगे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे हर्बीवोरस एनिमल से, जो हर्बीवोरस हैं, जो इन प्लांट्स को खाएंगे। तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे हर्बीवोरस प्लांट एनिमल्स आते हैं और फिर कार्निवोरस एनिमल्स आते हैं। तो अब इन हर्बीवोरस एनिमल्स को जो कार्निवोर्स खाएंगे वह थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे। और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो कार्निवोर्स हैं, अब इन कार्निवोर्स को भी अगर कोई दूसरा कार्निवोर खाएगा तो अब उसे हम फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे रखेंगे। तो इस तरह से हम ट्रॉफिक लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स किसी एक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। और यहाँ एक और अपने स्टूडेंट्स को बात बताना चाहेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है स्टैंडिंग क्रॉप। तो स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में, टाइम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, किसी एक पर्टिकुलर समय में किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे जितना भी बायोमास अवेलेबल है तो उसे हम स्टैंडिंग क्रॉप कहेंगे। किसी इकोसिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं आज की डेट में, तो आज इस इकोसिस्टम में जितने भी प्रोड्यूसर्स मौजूद हैं और उनका जितना भी लिविंग मटेरियल है, जितना बायोमास उनमें एक्यूमुलेटेड है, उसे हम स्टैंडिंग क्रॉप कहेंगे। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बिना जो एनर्जी फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है, जो बातें हैं, वो पूरी नहीं हो सकती हैं। और स्टैंडिंग क्रॉप को हम दो तरह से मेजर करते हैं, या तो बायोमास के टर्म्स में हम मेजर करते हैं, ग्राम में हम मेजर करते हैं कि कितना ग्राम मटेरियल, कितना ग्राम बायोमास इस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है, या फिर हम नंबर के टर्म्स में हम उन ऑर्गेनिजम्स की काउंटिंग करते हैं। तो इन दो तरीकों से हम स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर करते हैं किसी इकोसिस्टम में। अब हम फूड चेन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो फूड चेन का मतलब समझते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो उस सीक्वेंस को हम फूड चेन कहते हैं। और फूड चेन दो तरह की होती हैं, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन जिसे हम जीएफसी कहेंगे, और एक होती है डेट्राइटस फूड चेन। इन दोनों का मतलब समझते हैं। तो ग्रेजिंग फूड चेन में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, जो एक सीक्वेंस जो शुरू होता है, वह हमेशा एक प्लांट से शुरू होता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करके बायोमास बनाता है और वो एनर्जी या बायोमास फिर हर्बीवोरस में ट्रांसफ़र होती है, और हर्बीवोरस को ये कार्निवोरस खाएंगे तो ये कार्निवोरस में इसकी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो जो फूड चेन प्लांट से शुरू होती है उसे हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। और जो फूड चेन डेट्राइटस से शुरू होती है, डेट्राइटस का मतलब ये होता है जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं उनको हम डेट्राइटस कहते हैं। तो जो फूड चेन डेट्राइटस से शुरू होती है, अब इन डेड लीव्स को अगर ये बीटल खाता है और इस वुड लाउस को अगर कोई ये बर्ड खाती है, तो इस तरह की जो फूड चेन होगी उसे हम डेट्राइटस फूड चेन कहते हैं। तो दो तरह की फूड चेन हमने पढ़ी, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। फूड चेन 3 से 5 लेवल की हो सकती हैं। उनमें किसी भी एक फूड चेन में 3 से 5 ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो टॉप कंज्यूमर है वह किस लेवल के, किस ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 ही लेवल पे ये फूड चेन ख़त्म हो जा रही है। ये एक ऑर्गेनिज्म है, हर्बीवोर है, जो जिसने प्लांट को कंज्यूम किया, और इस हर्बीवोर को इस टॉप कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया। तो ये 3 लेवल की फूड चेन हो गई। अब ये यहाँ पर देखिए तो ये 4 ट्रॉफिक लेवल की फूड चेन दिखाई हुई है। लेकिन अगर ये शेर
हिरन को ही खा जाए तो वह फिर 3 लेवल पे ही खत्म हो जाएगी कि घास को हिरन ने खाया और हिरन को डायरेक्ट शेर ने खा लिया, तो फिर ये फूड चेन छोटी ही रहेगी, शॉर्ट फूड चेन ही ये कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जो टाइगर होता है किसी फॉरेस्ट में वो टॉप कंज्यूमर होता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए तो ये काफ़ी लंबी फूड चेन है, तो यहाँ पे जो टॉप कंज्यूमर है वह एक ईगल है। तो टॉप कंज्यूमर किस ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि वह पर्टिकुलर फूड चेन कितनी लंबी है। फूड चेन से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने 2 तरह की फूड चेन डिस्कस कर ली हैं, जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन और डीएफसी डेट्राइटस फूड चेन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझ लीजिए, किसी भी कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन एक मेजर कंड्यूट होता है। कंड्यूट का मतलब पाइपलाइन, एनर्जी फ्लो का मेजर जो पाइपलाइन है वह है ग्रेजिंग फूड चेन, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे जू प्लैंक्टन्स को खाएंगे छोटी मछली को खाएगी बड़ी मछली। तो इस तरह से फाइटोप्लैंक्टन से या जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वहाँ से शुरू होगी फूड चेन एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो जो मेजर एनर्जी फ्लो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में वह एक ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू फ्लो करती है एनर्जी, जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेट्राइटस फूड चेन डोमिनेट करती है। ये नहीं कहा जा रहा है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में केवल डेट्राइटस फूड चेन चलती है, लेकिन डोमिनेट करती है डेट्राइटस फूड चेन, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में डोमिनेट करती है ग्रेजिंग फूड चेन। थोड़ा सा इस बात को और एक्सप्लेन करते हैं। एक्वेटिक सिस्टम को आप विजुलाइज कीजिए 2 पार्ट्स में, एक तो वाटर वाला पार्ट और एक उसका, जैसे अगर हम सी की बात कर रहे हैं तो सी बेड। तो जो वाटर वाला पार्ट है उसमें ग्रेजिंग फूड चेन मेजर होती है, वहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन डोमिनेट करती है। हाँ, सी बेड पर जरूर ही डेट्राइटस फूड चेन डोमिनेट करेगी। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पानी में जो भी कोई इंडिविजुअल मरता है वह सिंक होके फाइनली उसके बेड पर, उस एक्वेटिक बॉडी की बेड पर सेटल हो जाता है। तो पानी वाले एरिया में, पानी वाले हैबिटाट में केवल और केवल ग्रेजिंग फूड चेन ही डोमिनेट करेगी। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में दोनों फूड चेन होती हैं, लेकिन डेट्राइटस फूड चेन डोमिनेट करती है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म मरा वह लैंड एरिया में ही प्रेजेंट है, वो सड़ेगा, उससे एनर्जी, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो मिट्टी में जाएंगे या उस मरे हुए ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा और फिर वह फूड चेन आगे बढ़ेगी। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेट्राइटस फूड चेन डोमिनेट करती है और एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन डोमिनेट करती है। और जो डेट्राइटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन ये किसी ना किसी लेवल पे इंटरकनेक्ट भी रहती हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर ये हमने एक जीएफसी का सीक्वेंस दिखाया हुआ है कि प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, उसको फ्रॉग ने, स्नेक और पीकॉक ने खाया। और डेट्राइटस फूड चेन में डेट्राइटस को, जो गला सड़ा जो सामान है, लीव्स हैं और प्लांट रिमेन्स हैं, इनको वर्म ने खाया, और इसको स्पाइडर ने, और इसको किसी ईगल ने या फैल्कन ने खाया। तो यहाँ पर ये डेट्राइटस फूड चेन दिखाई हुई है। लेकिन अगर इस अर्थवर्म को कोई फ्रॉग कंज्यूम कर ले तो इस तरह से ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन इंटरकनेक्टेड होती हैं किसी भी इकोसिस्टम में। अब हम फूड वेब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। तो जैसे अभी हमने फूड चेन का कॉन्सेप्ट सीखा है, तो किसी भी इकोसिस्टम में कोई फूड चेन इंडिविजुअली सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करती है। कई सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड होती हैं और एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं किसी भी इकोसिस्टम में, जिसे हम फूड वेब कहते हैं। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल ज़रूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म
पे ही प्रे करे या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही खाए। तो इस वजह से कोई भी फूड चेन किसी भी हैबिटाट में, किसी भी इकोसिस्टम में इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि किसी भी एक इंडिविजुअल के पास कई सारी चॉइस हैं फूड की जिन्हें वह कंज्यूम कर सकता है। और तो इसका मतलब ये हो गया कि फूड चेन ये केवल एक कॉन्सेप्ट है, ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे अजम्पशन लेने पड़ते हैं इकोलॉजी पढ़ने के लिए, तो फूड चेन भी एक तरह का अजम्पशन है, ये नेचर में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। और कोई भी एनर्जी किसी भी ऑर्गेनिज्म में सदा के लिए ट्रैप होकर नहीं रह पाएगी। जैसे अगर किसी प्रोड्यूसर ने फोटोसिंथेसिस करी और एक पर्टिकुलर एनर्जी बना ली अपने बॉडी में, तो वह एनर्जी अब सदा के लिए उस बॉडी में ट्रैप नहीं रहेगी। या तो उस प्रोड्यूसर को, उस प्लांट को कोई खा लेगा, या वह प्लांट मर जाएगा, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा, और जैसे ही वह प्लांट या वह ऑर्गेनिज्म मरेगा तो डेट्राइटस फूड चेन शुरू हो जाएगी। तो किसी भी लेवल पर ऑर्गेनिज्म में सदा के लिए एनर्जी ट्रैप नहीं रहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस करी फूड वेब से रिलेटेड। अब हम 10% लॉ समझेंगे, और इसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से, लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो टोटल अमाउंट उसका डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों डिक्रीज़ हो जाता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारा रेस्पिरेशन लॉस हो जाता है, और वह ऑर्गेनिज्म जिसके पास अभी एनर्जी है तो वह ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी उसका काफ़ी पोर्शन यूटिलाइज करेगा। तो उसमें उस ऑर्गेनिज्म में भी, जैसे हम प्लांट की बात करें, प्लांट से कोई भी फूड चेन शुरू होती है तो प्लांट ने जितना भी बायोमास बनाया है, जितनी भी एनर्जी कैप्चर करी है सोलर सनलाइट से, तो उसका काफ़ी पोर्शन वो अपनी बॉडी को भी मेंटेन करने के लिए यूज़ करेगा। उस प्लांट बॉडी में भी बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होंगे। तो इस वजह से जब भी ऑटोट्रॉफ्स से अब जब हेटेरोट्रॉफ पे एनर्जी जाएगी तो काफ़ी कम अमाउंट में एनर्जी बचेगी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाने के लिए। और एस्टिमेट हमने किया, बहुत सारे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो पाया केवल और केवल 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफ़र हो पाती है। बाकी 90% जो एनर्जी है वह लॉस होता है उस एनर्जी का रेस्पिरेशन में, और बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं। तो इसी बात को हम 10% लॉ कहते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो पाती है। और इसी 10% लॉ की वजह से जो फूड चेन्स होती हैं वह छोटी ही रह जाती हैं। यही एक लिमिटेशन है कि किसी भी इकोसिस्टम में 3 से 5 लेवल तक की ही फूड चेन होती है। बहुत लंबी लंबी फूड चेन इकोसिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि हायर लेवल पे जाते जाते टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ही कम रह जाता है। इस डायग्राम में 10% लॉ को समराइज़ किया है। तो जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास 10,000 किलो कैलोरीज अवेलेबल हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास केवल 1,000 किलो कैलोरीज, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 100, और टर्शरी कंज्यूमर के पास अब केवल 10 किलो कैलोरीज ही अवेलेबल रह गई। एक और नज़रिए से 10% लॉ को समझते हैं और इसको आसान करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इस 10% लॉ को, कि इसका मतलब ये है कि अगर ये रैबिट 10 किलो प्लांट खाएगा तो इसकी अपनी बॉडी में केवल 1 किलो ही बायोमास स्टोर हो पाएगा। बाकी 9 किलो का जो बायोमास होगा, उसकी जो एनर्जी होगी, वह रैबिट अपने रेस्पिरेशन में और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में खर्च करेगा। तो इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए 10% लॉ को। तो यहाँ इस डायग्राम में हमने 10% लॉ को समराइज किया है।